बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। सबको जमा किया जाएगा एक मुकर्ररा वक्त पर, एक जाने हुए दिन में। फिर तुम्हें ए गुमराह होने वालों, ए झुटलाने वालों, हुक्मन खाना पड़ेगा ज़कूम के दरख्त से। बस तुम भरोगे इससे अपने पेटों को, फिर पीना पड़ेगा इस पर खोलता हुआ पानी। इस तरह पियोगे जैसे प्यास का मारा ऊंट पीता है। ये उनकी ज़ियाफ़त होगी क़यामत के दिन। सूरह अल वाक़िया की आयत नंबर 50 से 56 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया, जिसमें अल्लाह ताला ने दोज़ख के नज़ारे पेश किए हैं और दोज़खियों का अंजाम जो है वो आपके सामने पेश किया गया है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसका एहतराम करने भी की तौफीक अता फरमा दे। आज जुम्मतुल मुबारक है, 27 मुहर्रम उल हराम 1433 हिजरी, 23 दिसंबर सन 2011 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं। आज डिप्टी एडिटर रोजनामा नवाए वक्त मोहतरम सईद आसी साहब हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सईद साहब, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का करम। सब गुज़श्ता शाम जब पूरा लाहौर तारीकी में डूबा हुआ था, सर्द मौसम था, लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, तो एक अफवाह फैली कि माशाल्लाह आ गया है। अच्छा। और पूरे लाहौर में बड़ी शिद्दत के साथ ये अफवाह फैली हुई थी। आप किस तरह से देख रहे हैं मुल्क की हालात को? क्या इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? खासतौर पर कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की तो उसके बाद से ये अफवाह बड़ी शिद्दत के साथ लाहौर शहर में फैली हुई थी। देखिए जी, मैं तो दुआगो हूँ शाम साहब के इस मुल्क पे अल्लाह की रहमतों का साया रहे। मुल्क के अवाम खुदा की रहमत के हिफ्ज़ अमान में रहें। मुल्क की सलामती की हम खैर मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं हम। लेकिन ये हुक्मरान तबका जो है, लगता मुझे ऐसे है कि ये खुद दावत दे रहे हैं। आ बैल मुझे मार वाली बात है। ये बम को लात मार के कल जो जरदारी साहब ने तकरीर फरमाई, पहले गिलानी साहब ने पहले शायद किसी तकरीब में वो योम क़ायद-ए-आज़म के हवाले से और उसके बाद फिर उसके बाद असम्बली में जो उन्होंने एड्रेस किया, जितने अग्रेसिव लहजे में उनकी और जितना टांटिंग एटीट्यूड था, उससे नज़र तो यही आ रहा था कि शायद इन्हें कुछ महसूस होने लगा है कि कुछ मामला इनके हाथ से निकल रहे हैं। पहले उनका एक बयान शामिल कर लेते हैं, फिर इस पर मजीद आपसे हम राय भी लेते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल बयान दिया कि रियासत के अंदर रियासत नहीं चलेगी, फौज समेत हर इदारा पार्लियामेंट को जवाबदेह है, हुकूमत को समेटने की साजिशें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म, अवाम ने फैसला करना है कि जमहूरियत चाहिए या आमरियत। हम पर वीज़े देने का इल्ज़ाम लगाया गया। उसामा 6 साल पाकिस्तान में रहे, उन्हें वीज़ा किसने दिया? हमने हर मुश्किल वक्त में फ़ौज का साथ दिया। वज़ारत दिफा समेत हर इदारा हुकूमत के ताबे है। अवामी हिमायत के बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती। उन्हें तनख्वाहें कौमी ख़जाने से दी जाती हैं। अगर कोई समझता है कि हुकूमत के मातहत नहीं तो वो गलती पर है। सियासतदानों पर गद्दारी के इल्ज़ाम से मुल्क टूटा। इमरान के कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बयान पर दुख हुआ। यौम कायद-ए-आज़म के हवाले से तस्वीरी नुमाइश के इफ्तिताह पर और कौमी असम्बली में खिताब। हिना खर की गिलानी से मुलाकात। फिर इसी हवाले से नवाज शरीफ साहब ने भी चिश्तिया में जलसा-ए-आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने साथ दिया तो इनकलाब के लिए लॉन्ग मार्च से दरेग नहीं करूँगा। मुल्क को बदहाल करने वाले हुक्मरानों के जाने का वक्त आ गया। नवाज शरीफ, इतनी करप्शन मुल्क की तारीख में नहीं देखी। एटमी मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। दिल खून के आंसू होता है। हुक्मरानों को अवाम की परवाह नहीं। पाकिस्तान पर कोई आँच नहीं आने देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहमियत के हामिल केस यानी मेमो केस की गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई और इस हवाले से खबर भी है कि मेमो केस तमाम दरख्वास्त गुजार तहकीकात चाहते हैं। सदर के इस्तिस्ना का फैसला अदालत ने करना है। सुप्रीम कोर्ट, सदर ने जवाब नहीं देना तो वजूहात बताना होंगी। हक्कानी रजामंद हो तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। कौमी सलामती कमेटी से मालूमात का तबादला करने को तैयार हैं। कमेटी मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस का ये बयान है। और सबसे पहले हम वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से बात कर रहे थे, उनका बयान भी हमने अपने नाज़रीन के सामने सही साहब पढ़कर सुनाया। रियासत के अंदर रियासत नहीं चलेगी, फौज समेत हर इदारा पार्लियामेंट को जवाबदेह है। और इतना एग्रेसिव स्टाइल था, फौज को निशाना बनाया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से। देखिए जी, इसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती का जो दर्द इनके दिल में उठ रहा है, पहले पार्लियामेंट को खुद तो बालादस्त करे ना, अपने फैसले लागू तो करवाए ना पार्लियामेंट के ज़रिए। अगर आपने उसके तकद्दुस का ख्याल किया होता, पार्लियामेंट की उसकी आबरू का भरम रखा होता, तो मेरा ख्याल है ये नौबत ना आती। इस हद तक अगर नौबत आई है तो पार्लियामेंट की बेबसी की वजह से आई है कि पार्लियामेंट की कोई करारदाद, कोई फैसला ना लागू हो पाया, ना उस पर अमल दरामद की नौबत आई। तो फिर मजबूरन लोग तंग आमद बजंग आमद वाली बात है,
लोग फिर इंसाफ के लिए, दादरसी के लिए कौन से दरवाजे खटखटाएंगे? जाहिर है उनके पास जो दूसरे आईनी रास्ते होंगे, जो दूसरे आईनी इदारे होंगे, उनसे रजू करना मजबूरी है। फिर अगर हुक्मरानों ने ठानी हुई है अपनी मनमानियों की, यानी कि अपने अंदाज में हुक्मरानी की इन्होंने ठानी हुई है, जिस तरह ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े जोशो वल्वले से ये फरमाया कि हम किसी के ताबे नहीं हैं और ना कोई हमें महकूम बना सकता है, तो आपको महकूम तो यकीनन कोई नहीं बना सकता। अगर आप इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, खुद को समझते हैं मुल्क के अवाम की नुमाइंदा हुकूमत, तो फिर अवाम की नुमाइंदगी का हक भी तो अदा करें ना। सही। फिर ऐसे मामला, जब जिस तरह आपने अब जिक्र किया लोड शेडिंग का, तो इससे भी जो अफवाहें जन्म लेती हैं वो हुकूमत की यानी कि बैड गवर्नेंस के हवाले से ही होता है ना। पूरा लाहौर तारीकी में डूबा हुआ था। तारीकी में क्या 3-3 4-4 घंटे कंटिन्यूस लोड शेडिंग हो गई। इस वक्त भी जब मैं इधर आ रहा था तो लोड शेडिंग थी। बिल्कुल। रात को भी कोई 4-5 घंटे लोड शेडिंग रही। तो जब हुक्मरानों के ये मामलात हों, यानी इतनी बदनज़मी हो, इतनी बेतदबीरी हो, किसी चीज़ पे ना उनकी ग्रिप हो, ना कंट्रोल हो, ना अवाम को रिलीफ मिलने की कोई सूरत नज़र आ रही हो, तो फिर ज़ाहिर अफवाहें भी जन्म लेंगी और हुकूमत की कारकर्दगी का सवाल उठेगा। तो फिर एक तब्दीली की जो एक सोच है वो भी पैदा होना फितरी अमर है। अच्छा। तो इसमें देखना चाहिए, इनको खुद ही देखना चाहिए कि अब ये इन्होंने अगर अना का मसला बनाया है, मेमो के इशू को, अगर आप बेगुनाह हैं तो मेरा ख्याल है सिद्के दिल से जिस भी प्लेटफार्म पे, जिस भी मजाज फोरम पे, जिस भी आईनी इदारे पे इसकी इंक्वायरी हो रही है, उसको मेरा ख्याल वेलकम करना चाहिए था। और अगर वेलकम करते तो यहाँ तक नौबत ना आती। वेलकम तो इन्होंने इस अदलिया को अभी तक नहीं किया है और अदलिया को तस्लीम नहीं किया है, इसी वजह से मामला जो हैं वो बिगड़े हैं। अब राइटर जो कि बरतानवी खबरसा इदारा है, उसने एक खबर जारी की है। उसका कहना है कि फ़ौज हुकूमत नहीं सिर्फ जरदारी को हटाना चाहती है। राइटर का दावा, जरदारी से मुजाहरा करने वाले अवाम ही नहीं, हुकूमत में मौजूद लोग भी तंग हैं। अस्करी ज़राए, सियासी बहरान के नतीजे में पाकिस्तान अमरीका तनाव भी बढ़ सकता है। बरतानवी अखबार। और फिर एक और ख़बर है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गैर आइनी तब्दीली के खिलाफ मुत्तहिद हैं। जरदारी कुर्बानी दें, सदारत छोड़कर पार्टी के सरप्रस्त बन जाए पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के अंदर से भी अब ये बातें आ रही हैं कि जरदारी साहब की मौजूदगी में, हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत दावा किया है कि हमने इख्तियारात, प्रेसिडेंट साहब ने इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट को दे दिए और फला काम हमने किए हैं, लेकिन अमलन आप समझते हैं कि वाकई गिलानी साहब एक्टिव रहे हैं इस पूरे अरसे में और सदर साहब जो हैं वो वफाक की अलामत के तौर पर काम करते रहे हैं, उन्होंने किसी तरह से इंटरप्शन नहीं की है हुकूमत के मामलात में? देखिए शाह साहब, मैं पहले यही अर्ज कर रहा था पार्लियामेंट के हवाले से, अगर पार्लियामेंट को इन्होंने बालादस्त किया होता तो यहाँ तक नौबत ना आती। मामला तो यह है कि शुरू दिन से ही सदर साहब अभी इस मनसब पे इलेक्ट भी नहीं हुए थे, वो पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन बने, उसके बाद से उन्होंने हुकूमती सियासी अपनी पार्टी से मुतल्लक सारे मामला अपने कंट्रोल में कर लिए थे। सही। तो इस वक्त तो उनकी हैसियत अमलन एक फैसलाबाद के घंटा घर की है। ठीक। जो भी यानी कि अगर ठंडी या गर्म हवा का जो भी झोंका जहाँ से भी को भी जाएगा वो उनसे होकर जाएगा। सही। यानी कि जिस भी आप किताब का कोई एक वर्क उल्टाएं उसमें किस्सा होगा सदर मोहतरम का। सही। किसी भी ईंट को उखाड़ें नीचे से अगर कोई साजिशों की कोई हवाड़ निकलेगी तो उसमें तो एक जरदारी सब पे भारी नजर आएगा, नामे ग्रामी हमारे सदर मोहतरम का ही आएगा। और ये इशू जो है इसमें भी ये ज़्यादा यानी कि हसास नोयत का और संगीनी इसमें इसीलिए आई थी ना कि इसके पीछे ऐवान सदर की तरफ कड़ियाँ जा मिली थी। हुसैन हकानी साहब के हवाले से जो मुशावरत का मामला आया, तो अब देखिए इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरह घेरा डाला हुआ है तागूती ताकतों ने मुल्क की बका और सलामती के ख़िलाफ़ भी और मुल्क की मुसल्लह अफवाज को भी, जिसका उन्होंने एक कार्नर करने की कोशिश कर रहे, दबाने की कोशिश की जा रही, तो उसमें अगर इस सूरत हाल में अगर अंदर से भी कोई ऐसी कोशिश हो जिससे फ़ौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाए, उसे दीवार से लगाने की कोशिश की जाए, मतून करने की कोशिश की जाए, तो जाहिर है ये मामला इतना यानी कि सीधा तो नहीं है ना कि इसे गैर मामूली या कागज़ का टुकड़ा समझ के
इसको इग्नोर कर दिया बिल्कुल रद्द नहीं किया जा तो सकता। कौमी सलामती का सीधा सीधा कौमी सलामती का मामला है। बिल्कुल तो सही। इसी हवाले से सारे इदारों में तशवीश भी है। मुसल्लह अफवाज अगर जिम्मेदार है मुल्क की सरहदों की हिफाजत की, तो उन्हें उस किरदार की अदायगी के लिए किसी किस्म की रुकावट उनके रास्ते में नहीं होनी। क्या मुसल्लह अफवाज जो हैं वो इरादा रखती हैं मुल्क में टेक ओवर करने का मौजूदा सूरत हाल में, या फिर कियानी साहब जो कि पहले ये कह चुके हैं कि फ़ौज किसी तरह से सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी? सियासी मामला से जब कियानी साहब आए तो उन्होंने तमाम फ़ौजी जो बड़े बड़े जर्नल थे, ब्रिगेडियर्स थे, उनको बड़े ओहदों से और मुख्तलिफ इदारों से वापस बुला लिया। एक जारी किया गया बयान के जी फौज मुदाखलत नहीं करेगी। आप समझते हैं कि कियानी साहब इस तरह के आदमी हैं कि वो मार्शल लगाएंगे? आर्मी चीफ का तलक है, उन्होंने शुरू दिन से ही टेक ओवर करते ही, टेक ओवर से मुराद ये नहीं कि मैं मुल्क के खुदा ना करे कि वो टेक ओवर हो मेरे अजीज हम वतनों वाला, यानी कि सिपा सालार की का मनसब संभालते ही उन्होंने सबसे पहला जो ऐलान किया था, जो आर्डर जारी किया था अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए, वो यही था कि आपकी जो आइनी जिम्मेदारी है वो सरहदों की हिफाजत की है। आपने सिविल इश्यूज़ में, सियासी मामलात में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करनी, अपने काम से काम रखना है। और वो अपने इस अहद पर अब तक कारबंद है। वो ऐसा लगता है कि वो काम अपना ठीक कर रहे थे, लेकिन सियासतदानों ने मजबूर किया है उन्हें। अगर उनकी नीयत होती, उनका इरादा होता माजी के ताले आजमाओं की तरह अपना कोई किरदार अदा करने का, तो उनके पास तो 6-7 मौके आ चुके हैं। सही नादर मौके थे, खुद हुक्मरानों ने पैदा किए, और ये इससे ज्यादा नादर मौका जो इस वक्त मौजूद है, इससे ज्यादा नादर मौका तो कोई नहीं हो सकता। मौजूदा मेमो केस का के बहरान जो है, इसका हल कैसा दिखाई दे रहा है आपको? इसका हल तो सीधा सीधा यही है कि आईनी तकाजे के मुताबिक जिस तरह अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इशू चल रहा है जी, उसको यानी कि ये जो इंक्वायरी की एक बात है, जुडिशल कमीशन के जिस तरह का सजेशन सामने आई, इस मामले को इस तरह चलने दिया जाए। ठीक, हर फरीक जो है दयानतदारी के साथ कोऑपरेट करे, अपने अपने अगर इखलास है, दिलों में कोई चोर नहीं है, ठीक, दाढ़ी में कोई तिनका नहीं है, तो मेरा ख्याल है किसी को गुरेज नहीं करना चाहिए। हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करे और अदालतों को भी अपना काम करने दिया जाए और अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। और ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही बालादस्त है। आइन में जो आर्गन हम कहते हैं स्टेट के, वो तो ज़ाहिर एक इक्वल हैसियत उनकी होती है ना। बिल्कुल सही। अदलिया, इंतजामिया, मुकन्ना, उसकी इक्वल हैसियत होती है, हर एक के मुसावी इख्तियारात, अपने अपने इख्तियारात हैं। हम ये कहते हैं कि किसी इदारे को दूसरे इदारे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तसव्वुर तो बिल्कुल बेमानी है कि पार्लियामेंट जो है वो तमाम इदारों पे, तमाम आइनी इदारों पे हावी है और बाकी सारे उसके मातहत। और जिस तरह इन्होंने ये टांट की प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये कौमी खजाने से तनख्वाहें लेते हैं, हमारे मातहत हैं और इन्हें हमारा यानी कि वो क्या कोई अफसरी हम पे नहीं करनी चाहिए, तो इन्हें अपना भी एहसास करना चाहिए। और आप भी तो कौमी खजाने से ही तनख्वाहें लेते हैं ना, तो आप भी तो आवाम के यानी कि अमलन तो आवाम का खादम होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। आपसे ज्यादा अफसरी कौन कर रहा है इस वक्त? लेकिन अगर आप उसके अखराजात जो हैं वो लाखों नहीं करोड़ों में हैं। अभी देखिए ना, ऐवान सदर के अखराजात अभी देखिए ना, यानी कि इख्तियारात की जहाँ बात आती है और इन्होंने ये फप्ती कसी असामा बिन लादन के हवाले से कि उसको पास वो किसके पासपोर्ट पे है, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? अगर आपको पता ही नहीं चला तो आपसे ज्यादा नाअहल कौन हो सकता है कि एक बाहर से आके कोई आदमी बैठा हुआ है और आपको मालूम ही नहीं। और फिर कौम इनसे ये भी तो पूछ सकती है ना कि असामा के खिलाफ ऑपरेशन करने जो आए थे वो किसके पासपोर्ट पे आए थे, उन्हें किसने पासपोर्ट दिया था? ठीक, तो ये मामला तो ऐसे इसको अगर उलझाएंगे तो ये उलझता ही जाएगा। मतलब सदर ममलिकत जब कराची से इस्लामाबाद आते हैं उसके अगले ही दिन फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की टोन चेंज हो जाती है। ऐसा लगता है कि एक नई स्ट्रेटजी जो है वो ड्रॉ कर लिया और उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है ये शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें शायद अंदाजा हो गया है कि अब जिस कदर जकड़बंदियाँ हो गई हैं, जिस कदर घेरे तंग हो गए हैं, घेरे तंग इन्होंने खुद ही किए अपने आमाल की वजह से, तो इनका शायद बचना अब मुश्किल नजर आ रहा है। महसूस ये हो रहा है कि शायद अब हमारे दिन गिने जा चुके हैं। तो इसलिए अब ये जो है वो दमादम मस्कल अंदर वाली जो बात कहती है, पीपल्स पार्टी का एक स्लोगन है, तो शायद उसकी तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन अब हालात इनके लिए इस मामले में कतन साजगार नहीं है। ये कहा जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब से भी जब सदर ममलिकत का रब्ता हुआ है तो अब उन्हें भी हुकूमत बचाने के लिए
इस्तेमाल किया जा सकता है और उनसे भी मदद तलब की गई है, वो किस तरह की मदद कर वो सकते तो हैं? हर मौके पे इस्तेमाल होते हैं। अब मदद तलब क्या, वो यानी कि पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत बनाने के लिए उनकी मदद लेते हैं वो, और वो मदद करते भी हैं। असल में बात यह है कि अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारी अपोजिशन लीडर जो है मुस्लिम लीग नून, उसके कायद जो हैं, उनका जो दोहरा किरदार है ना, दोहरा मेयार जो है सियासत का, उसकी वजह से भी एक प्योरिटी नहीं आ पा रही सियासत में। उन्हें जागने में क्लैरिटी नहीं काफी देर लगाती। जागने में क्या, वो जागते भी हैं तो मुनाफिकों का लबादा उड़े होते हैं वो। अभी देखिए, यानी एक तरफ ये तहरीक चला रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, दूसरी तरफ जमहूरियत को बचाए रखने के नाम पर उन्हें सहारा देने के लिए भी अपने कंधे फिर पेश किए जा रहे हैं। ये चौधरी निसार साहब की शायद स्टेटमेंट है आज जी, किसी गैर जमहूरी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे, वज़ीर आज़म को मार्शल्लाह का लफ्ज़ मुंह पर नहीं लाना चाहिए। और इसी तरह हमारा एक एनालिसिस भी है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गैर आइनी तब्दीली के खिलाफ मुत्तहिद हैं। जी जी। अब ये गैर आइनी तब्दीली, चले ठीक है, आप इस पर इत्तेहाद कर ले कि गैर आइनी तब्दीली नहीं होगी, लेकिन आइनी तब्दीली के रास्ते तो मौजूद है ना। सही। अगर आप समझते हैं कि ये गुड्स डिलीवर नहीं कर रहे ये हुक्मरान, अवाम नको नाक आए हुए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, तो चले आईनी तरीके से कोई अपना पार्ट प्ले करे ना। कई आईनी रास्ते मौजूद हैं, इन हाउस चेंज के रास्ते मौजूद है, आप उस रास्ते पे अमल करें। जी बिल्कुल सही फरमाया। इमरान खान साहब का एक बयान शामिल करना चाहूँगा, उसके बाद ब्रेक के लिए जाना है कि जरदारी की मेडिकल कंडीशन की तहकीकात होनी चाहिए, हुक्मरान वादे पूरे करते तो साजिश ना होती। इमरान खान, कराची में जलसे की इजाज़त मिल चुकी, मीडिया से गुफ्तगू, शाह महमूद के भाई मुरीद कुरैशी भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, इस पर भी बात करेंगे। और फिर अमेरिका ने जो जवाब तैयार किया है, जो तहकीकात की हैं सलाला चेक पोस्ट अटैक के हवाले से, उस पर भी सही हिसाब से राय लेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। आप कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर नोट फरमा लीजिए, नंबर है 0423631219। और ब्रेक में जाने से कबल हमने दो सवाल छोड़े थे सईद आसिफ साहब के लिए। एक तो इमरान खान साहब का बयान कि जरदारी साहब का मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उनकी मेडिकल कंडीशन की तहकीकात होनी चाहिए, और मुनव्वर हसन साहब भी कह चुके हैं कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो इस बात का सर्टिफिकेट दे कि सदर ममलकत जहनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है। मेरा ख्याल है अगर वो तकाजा करें जरदारी साहब, सदर साहब के मेडिकल चेकअप का, तो उन्हें अपना भी जो है ना फिटनेस रखनी चाहिए, अपने भी जहन की खिड़कियां खोल के। इमरान खान साहब के बारे में मैं कह रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते से जिस तवातर के साथ उनके एक मुतनाज़ बयानात आ रहे हैं, अभी परसों उन्होंने कायदे आज़म के हवाले से जो एक दरीदा दहनी का मुजाहरा किया, और यानी कि वो लोटाइज़म जो है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। हालांकि कायदे आज़म ने तो, अगर पार्टी कांग्रेस हिंदू जमात थी, तो जब ये यानी कि बड़े-सगीर के मुसलमानों में एक लहर उठी थी कि हमने अलग वतन हासिल करना है, तो वो कांग्रेस के प्लेटफार्म पर रहकर तो अलग वतन नहीं ना ले सकते थे। सही, बिल्कुल वो तो मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पर ही हो सकता था। तो इसलिए उनके इस इकदाम को मुस्लिम लीग में जाने के, और कायदे आज़म ने तो खुद यानी कि इस पे तबसरा किया था कि मैं पहले प्राइमरी क्लास में भी तो होता था ना, प्राइमरी क्लास के बाद फिर हाई क्लास में जब आ गए तो मुस्लिम लीग में आ गए, तो और एक नेक काज के लिए आए फिर। तो इसको आप उसके साथ जोड़ें। इसी तरह आप, उन्होंने जो दोहरी शरीयत का एक इशू है उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि हम, अच्छा, इसकी रीजन क्या है इमरान खान साहब, इसको क्यों जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं? इनके ज्यादातर वो राब्ते हैं ना मुल्क के बाहर से, ठीक, मुल्क से बाहर इनके जितने भी लोग आ रहे हैं वो दोहरी शरीयत वाले हैं, दोहरी शरीयत वाले लोग इनको जैन भी कर रहे हैं। तो इस वजह से शायद ये ख्याल कर रहे हो कि अगर वो दोहरी शरीयत वाले निकल जाएं तो हमारा वोट बैंक जो है, जो बाहर लोग मौजूद हैं उनका भी अभी। आपने नवाज शरीफ साहब के लिए मुनाफिकत का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या ये मुनाफिकत नहीं है? ये भी मुनाफिकत, मैंने इसलिए तो कहा है ना, इसलिए तो मैंने कहा है कि अगर ये दूसरों के लिए डिमांड करें तो अपने जहन का भी इन्हें फिटनेस जो है ना वो ले लेनी चाहिए। कराची से सर हमारे साथ दो कॉलर हैं, पहले हम जुबैर साहब की कॉल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। हम देखें, वो पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि नून लीग से कि भाई अगर आपको वैसे ही इतना है तो आप इस्तीफा देके बाहर आ जाइए, ये सबके सब हो जाएंगे। दूसरा ये कि आजकल जो ये काफ लीग के और ये सब जो इमरान खान साहब में शामिल हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ
कि आप लोग सब लोग नून लीग में शामिल हो जाए। अगर आप नून लीग में शामिल होंगे तो ये मीडिया सारा आपकी तारीफ करेगा, जैसे आपने लोटे उस वक्त बनाए थे, किसी ने आपकी वो नहीं की थी। हाँ, लेकिन अगर आप इमरान खान में गए तो ये मीडिया आपको नहीं छोड़ेगा, ये मैं बता दूं आपको। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच। अभी मीडिया लगा दी है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है, एक जिस तरह इन्होंने ये फरमाया कि नून लीग में चलेंगे, तो हम कोई नून लीग के सपोर्टर तो नहीं है जी। एक जो सूरत हाल सामने होती है उस पर गैर जानबदाराना एक तबसरा करते हैं, तो उसमें कोई ऐसा, मैंने तो कम से कम कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि किसी की साइड ली जाए, किसी यानी कि एक कोई बायसिज्म का कोई इजहार किया जाए। जो सही काम करेगा, जो सही, जो हमारा एक आईने का किरदार है, इसमें जिसका जो चेहरा अच्छा है बुरा है जो नजर आएगा वही नजर आएगा। बिल्कुल सही। एक और कॉलर कराची से ही हैं और अब्दुल रशीद गौरी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। मैं कराची से अब्दुल रशीद गौरी बोल रहा हूँ। आज ये है कि ये इमरान साहब जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके तरीके कार जो है वो एक अजीब से लग रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि सुनामी ला रहा हो, सुनामी तो बदतरीन कुदरती आफत का एक नाम है। दूसरी बात ये है कि अब वो अपनी जो कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उसमें कायद-ए-आज़म को मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि हर किसी को ये अपने साथ पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो इनको मेरी तरफ से ये कहना है कि कम से कम वो टीवी पे जो जानवरों की जो फिल्में दिखाई जाती है उसमें देखो कि शेर जो है खुद अपनी मेहनत से शिकार करता है और गीदड़ और भेड़िए चारों तरफ उससे आके जब निपट जाते हैं तो शेर तंग होकर चला जाता है और वो शिकार जो है वो भेड़िए हासिल कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो चारों तरफ अपने जो असार बना रहे हैं यही लोग जो है आगे जाके इलेक्शन में। राइट, ठीक है गौरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। और आज लगता है कि कराची वालों की अक्सरियत है। एक और कॉलर कराची से हैं, ख्वाजा अंजुम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम जी। ये आपके जो मेहमान हैं ये फरमा रहे थे कि फौज का काम है सरहदों की हिफाजत। कौन सी सरहदें? सलाला सरहद, एबटाबाद सरहद, जैकाबाद का शाहबाज एयरबेस सरहद और रेमंड डेविस सरहद। रेमंड डेविस की सरहद कौन सी सरहद है? आज जब मुल्क डूब रहा है, मुल्क कैंसर का शिकार हो रहा है, इसके लिए एक बेरहम ऑपरेशन की जरूरत है। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था सोहेल वरायत का एक दिन जियो के साथ, तो वहां पर पीरजादा साहब फरमा रहे थे कि हमारे दादा हजूर के पास 255 मुरब्बा जमीन थी। अब क्या ये अच्छा होता कि अगर सोहेल वरायत ये पूछ लेते कि आपके दादा हजूर ने ये मेहनत से कमाई है या अंग्रेज साम्राज्य ने आपको दी हुई है। थैंक यू वेरी मच ख्वाजा अंजुम साहब, आपने कॉल की। और सबसे पहले अब्दुल रशीद गौरी साहब के बारे से कहेंगे। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो सुनामी की बात करते हैं। सुनामी तो एक बदतरीन कुदरती आफत का वो एक गलतोलाम जिस तरह होता है ना, इस तरह चल जाती हैं, तो इस तरह वो बेख्याली में मेरा ख्याल है इमरान खान के मुंह से एक बार निकला कि ये सुनामी है तो उसने उसको शार बना लिया। ये वाकई सही बात है कि सुनामी का जो अगर आप मिसाल देंगे तो वो तो एक बुरी यानी कि लाखों अफराद तबाही के हवाले से है ना। तो क्या आप फिर सुनामी के जरिए आप मुल्क में तबाही लाने का इरादा रखते हैं या ऐवान इक़्तिदार में तबाही लाने का इरादा रखते हैं? हम तो नहीं चाहते कि कहीं भी तबाही हो, ऐवान इक़्तिदार में भी तबाही क्यों हो। ख्वाजा अंजुम साहब ने फौज को तनकीद का निशाना बनाया। जी, वो उनके जज्बात बिल्कुल मैं भी उसकी तायद करता हूँ, लेकिन अब बात यह है कि इस वक्त जिस तरह यानी कि सरहदों पे जिस तरह कशीदगी है, जो सूरत हाल है, जिस तरह चैलेंजों का सामना है फ़ौज पाकिस्तान को, अगर हम इस तरह तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दें तो इससे मेरे ख्याल है फ़ौज को डीमोरलाइज करने की ये सूरत होगी। और हम अगर ये मेमो के हवाले से अगर कोई कर रहे हैं कि ये तकाजे पूरे, तो इसका पस मंज़र भी यही है कि इसके ज़रिए भी फौज को डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई। बिल्कुल सही। अब तो तकाजा ये है कि फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार का तस्वुर कौम का लाया जाए। बिल्कुल, कौम ने अमली तौर पर साबित किया है कि वो पाक फौज के साथ फौज की आईनी जिम्मेदारी है सरहदों की हिफाजत करना, लेकिन तनहा फौज अगर अवाम की सपोर्ट पीछे ना हो, आईनी इदारों की सपोर्ट पीछे ना हो, तो फौज तनहा कुछ नहीं कर सकती। इसमें भी देखें ना, अब हाथ बंधे हुए थे फौज के। अगर रेमंड डेविस का इशू आया तो उसमें फौज के हाथ इस तरह बंधे हुए थे कि वो उन्होंने अपने आप को पाबंद किया हो कि हमने आईनी अहकाम की तामील करनी है। सही। यही मामला ये एबटाबाद ऑपरेशन में हुआ, यही मामला सलाला चेक पोस्टों पर ऑपरेशन के हवाले से हुआ कि उन्होंने कोई जवाबी काम नहीं किया। कुछ कॉलर हैं काफी देर से, मज़रत के साथ उनकी कॉल हम शामिल करना चाहेंगे। वट्टू साहब हैं उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम इस्लाम भाई। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा भट्टू साहब। क्या भाई इस्लाम अर्ज करते हैं आपको भी और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं सईद आसी साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और जैसे बुजुर्गों का छाया हमारे सर पे सलामत रहे, ये हमारे लिए बायस रहमत है। तो गुजारिश ये है जी कि एक पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान ने बयान दिया है ना कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तो उनसे गुजारिश है कि वो मीडिया पे आके इसकी वजाहत करें, एक गुजारिश। और दूसरी बात ये है कि ये बात हमारी फौजी पाकिस्तान ने साबित कर दी है कि अगर मुल्क में जो से भी हालात हों, सियासतदान नाकाम हो जाए, जो कुछ भी हो, लेकिन अवाम की आखिरी तर्जमान और आखिरी सहारा जो है ना ये फौजी पाकिस्तान ही है। हमारी दुआएं, हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। अल्लाह ताला। भट्टू साहब थैंक यू वेरी मच, आपने अपने जज्बात का इजहार किया। ताहिरा साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। असल में लाइन ड्रॉप हुई है, लेकिन भट्टू साहब की कॉल पे हम बात करना चाहेंगे। इमरान साहब वजाहत करें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया है, और फिर आप नहीं समझते कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल, ये तो सीधा सीधा माफ़ी का केस है। दयानतदारी के साथ, दयानतदारी का यही तकाजा है। अगर उनकी सहवन उनके ज़ुबान से ये फ़िक्र अदा हुए हैं तो उन्हें बिल्कुल पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे कम पर तो मेरे ख्याल तलाफ़ी पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर उन्होंने नियतन किसी लॉबी के एमा पे ऐसा कहा है, ऐसा किया है, तो फिर उन्हें अपना अंजाम भी सामने रखना चाहिए। कुछ लॉबियां हैं जी जो कि एक तवातुर के साथ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जात को हदफ तनकीद बना रही हैं और टारगेट किया जा रहा है। ये वो ये ना एक मगरब ज़द मीडिया में डेफिनेट हैं, लोग हैं ज़ेर असर है उन लॉबीज़ के, जो यानी कि कायदे आज़म ये एक किस्म की साजिश है जो इस्लाम की निशात-उस-सानिया और जो पाकिस्तान की असास, बुनियादी असास जो नज़रिया पाकिस्तान है, उसको लर्जाने की एक साजिश है, उसको कमज़ोर करने की एक साजिश है। सही। इस यानी कि वो समझते हैं कि अगर यानी कि नज़रिया पाकिस्तान के ज़ामन जो है, पाकिस्तान के बानी जो है, उनकी ज़ात में अगर कोई किसी कमज़ोरी का कोई पहलू निकाल कर उजागर किया जाएगा तो शायद वो अपने मकासद में कामयाब हो पाएंगे, नज़रिया पाकिस्तान को शेक करने में, उसे कमज़ोर करने में। तो मेरा ख्याल है ये मजमून मकासद जो है ना इस मुआशरे में, इस मुल्क में तो कम से कम कामयाब नहीं। राइट, सही साहब। एक खबर जिसका मैंने तज़किरा किया वो अमरीकी तहकीकाती रिपोर्ट, और नाज़रीन रिपोर्ट में कहा गया कि नेटो हमला गलत मालूमात का नतीजा था। पहले हमारे फौजियों पर फायरिंग हुई, ISPR ने यह रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। गलती तस्लीम करती हैं डेम्पसी ने कियानी को फ़ोन करके तहकीकात से आगाह किया। तर्जुमान महकमा खारजा मुआफ़िक के सवाल पर खामोशी, दोनों अतराफ़ की फोर्सेज जिम्मेदार हैं। नेटो हमला अमरीकी अफवाज ने किया, पाकिस्तानी चौकियों का इल्म नहीं था। शहादतों पर अफसोस है, अब तवज्जो गलतियों से सीखने पर मरकूज रहे। तर्जुमान पेंटागन की ब्रीफिंग। ये एक तरफ तस्लीम भी करते हैं लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज भी जिम्मेदार है और फिर हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्या मुनाफिकाना रवैया पहले से ही है? पहले दिन से इनका ये स्टैंड है। अगर ये यानी कि माफ़ी ना मांगने की तरफ इनका रुझान है तो वो पहले दिन से यही सपोज करते हैं, यही तासर देते हैं कि गलती हमारी नहीं है, हम पे पहले यानी कि उधर से अटैक हुआ था और उसके बाद जवाबी हमने किया है। हालांकि ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो वहाँ की जो वीडियोज़ असाकरे पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जिसमें सारे शवाहिद हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ था, तो उसमें मेरा ख्याल है ये जानबूझ के जो है ना इसको यानी कि इस मामले में उलझाने की कोशिश की जा रही है। पेंटागन ने ये भी कहा कि जी हमें इशारे मिले हैं पाकिस्तान से कि हमारी जो सप्लाई है वो बहाल होने जा रही है। हाँ, ये कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं और दर पर्दा एक बार ये हुआ भी था। ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मुआहदा है उसकी आड़ में कोशिश की भी गई थी, कुछ चीज़ें गई भी थी वहाँ अफगानिस्तान में, और जिसके रद्द-ए-अमल में फिर वो नेटो के जो टैंकर्स जलाए गए थे। तो उसके बाद मेरा ख्याल है ये सिलसिला अब रुका हुआ है। तो अब जाहिर है जी नेटो की सप्लाई ही उनका जो एक फांस है ना गले में जो फंसी हुई है वो नेटो की सप्लाई ही है। इसको खुलवाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन अभी तक देखिए अभी तक उनकी दीदा दलेरी ये है कि अपनी गलती का एहसास भी कर रहे हैं लेकिन माफ़ी मांगने पे नहीं। राइट, और इस मामले पर पाक फौज का जो स्टांस है उस पर कायम रहना चाहिए। पूरी कौम पाक फौज के साथ है। हुकूमत को भी चाहिए कि वो किसी सूरत भी नेटो सप्लाई बहाल ना होने दे और अमेरिका की जंग से बाहर निकला जाए। यही पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा भी है। नाज़रीन, हम कॉलर के मशकूर हैं जिन्होंने आज के प्रोग्राम में कॉल की। बढ़ेंगे आज के नवाब कॉलम की जानिब।
आज का कॉलम डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब का कॉलम है हुक्म अज़ा। आज उन्होंने लिखा है इंतखाब या इनकलाब। लिखते हैं कि इमरान खान सियासत में दाखिल हुए तो उनका ख्याल था कि वो अपनी ज़ाती मकबूलियत पर आएंगे और छा जाएंगे, मगर उन्होंने रिवायती सियासत के बजाय रोमानवी सियासत का कल्चर पैदा करने की कोशिश की है। अब वो आगे लिखते हैं कि अब वो सियासतदान जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में बावजूद शामिल नहीं हो सकते, वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ ने शमूलियत के लिए या कबूलियत के लिए कोई मियाद मुकर्रर नहीं की। डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब हमारे साथ नाज़रीन टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब आपके जो टॉपिक कॉलम का उन्वान है इंतखाब या इनकलाब, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा तफसील के साथ कि मौजूदा हालात जो हैं वो इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई इनकलाब आने वाला है? जी बस यही मैं अर्ज करने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद आसी साहब आपके साथ हैं? जी सईद आसी साहब जी, उनको भी मेरा सलाम पहुँचा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी। तो बस गुजारिश ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि यानी अब कल की जो वजीर आजम की तकरीर है वो तो सुनकर मैं हैरान रह गया हूँ कि एक क्या जिम्मेदार वजीर आजम और एक वजीर आजम के जो मुल्क को चला रहा हो, क्या वो ऐसी जो है वो गैर जिम्मेदाराना बातें भी कर सकता है? यानी बड़ी सोच समझ कर बातें करनी चाहिए कि इसके कहां कहां ये बातें सुनी जाती हैं, कहां कहां नोट की जाती हैं। और इसमें मैं ये समझता हूं कि कोई शक नहीं है कि वहां भी कुछ ताले आजमा बैठे होते हैं जर्नैलों में, लेकिन जितनी जिम्मेदारी और डेलिकेट जिम्मेदारी सियासतदानों पर आयद होती है उसका उन्हें पूरी तरह इदराक, शऊर और फहम नहीं है। इससे पहले भी जो कुछ होता रहा है वो उनके एक तरह से आप कह लीजिए कि वो जो उनकी जारहाना बैटिंग की वजह से इससे पहले भी हमने बहुत मुश्किलात देखी हैं। अब जो कुछ नजर आ रहा है उससे बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और मैं पक्का यकीन रखता हूं अपने मुताबिक जो तो उससे उस हैसियत से और एक जर्नलिस्ट की हैसियत से कि इंतखाब के अलावा कोई रास्ता नहीं और बेहतरीन इंतखाब के जरिए आ सकता है। उसके अलावा जितनी भी कोशिशें होती हैं वो बिल आखिर एक जो समझिए कि मुल्क को बहुत पीछे ले जाने के मुतरादिफ होती हैं। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब। नाज़रीन कॉलम जरूर पढ़ेगा इंतखाब या इनकलाब। और अब बढ़ेंगे आज के नवाए वक्त इदारिये की जानिब। नाज़रीन आज का नवाए वक्त इदारिया है कि मेमो केस में आर्मी चीफ जनरल पाशा और नवाज शरीफ का अपने मौक़िफ़ का दिफा और इंसाफ के तकाजे अब हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर लाना ही मुल्क के मुफाद में है। और इदारिये पर हम राय लेना चाहेंगे मोहतरम सईद आसिफ साहब से ही। जी सईद साहब। देखिए जी शाह साहब, इसमें जिससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ये जो मेमो का इशू है और मैं तो ये समझता हूँ कि मजाज फोरम जो है इस इशू को टेकअप करने का, इसको डिसाइड करने का ये अदलिया ही है, क्योंकि ये एक किस्म का फौजदारी केस है। इसमें जो ये पार्लियामेंट की जो दिफाई कमेटी में ये मामला लेकर गए हैं वहाँ तो बिल्कुल कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई यानी कि सेटिस्फाई नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट भी वो पार्लियामानी कमेटी की कार्रवाई के हवाले से और इनकी ये राय है कि वहाँ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती इसमें। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें मौका देना चाहिए, अब अना का मसला ना बनाए। यानी कि जिसके बयानात हल्फी दाखिल हो चुके हैं, जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, उसकी बेस पे अगर किसी फरीक के का ये गुमान है कि कोई गलत बयानी हो रही है, हक़ाइक़ से कोई डिट्रैक करने की कोशिश की जा रही, तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आके सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अभी तक जवाब दाखिल नहीं हुआ है। हाँ, ये उनके जवाब की कितनी अहमियत है इस केस में? जवाब की अहमियत इसलिए कि बुनियादी फरीक है वो इस केस में। यानी कि आप देखिए ना, जो पहले दिन से जो हुसैन हक्कानी के हवाले से जो मीमों के बारे में ये बात सामने आई थी, उसमें यही था जो मैसेज था। वो जेम्स जोन्स का भी बयान है कि मुझे पैगाम ये मिला था कि आला शख्सियत, आला तरीन जो शख्सियत है उसकी तरफ से, उसकी यानी कि ग्रीन सिग्नल से ये मेमो जो है ये भिजवाया जा रहा है। तो उसमें जाहिर है यानी जेम्स जोन्स ने तो डायरेक्ट फिर इनको ही हमारे सदर मोहतरम का के साथ ही कड़ियाँ मिली ना। बिल्कुल सही। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। और जिस तरह ये हुसैन हक्कानी साहब जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, इससे ये तासुर मिलता है ना कि वो होस्टेज है।
सही। अभी आसमा गिलानी साहब ने तो ये कह दिया कि उन्हें वो आसमा जिलानी ही थी पहले, माफ कीजिए, मलक गुलाम जिलानी की बेटी हैं, तो शादी के बाद वो आसमा जहांगीर हुई हैं। तो उन्होंने ये कह दिया कि इन्हें दबाव डाला जा रहा है वादा मुआफ गवाह बनने के लिए। वो बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस में दबाव फिर कहाँ से डाल रहा है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे उनकी मुलाकात हो रही है, उनकी अपनी रसाई नहीं है अपने पटिशनर के साथ। राइट। तो इसमें ये सारी जो मामलात है ना, क्लियर इसी तरह हो सकते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने दिए जाए इसमें। जी सैयद साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत आम मौज़ूआत पर आपसे बात हुई। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में भी आपसे गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पैगाम ईद 13 नवंबर सन 1939 को फरमाया था कि मैं तुलबा और तालिबात के दिलों में छुपी हुई जवान उमंगों के ताज़ा चश्मों को छूना चाहता हूँ, क्योंकि यही वो मर्दाने अमल हैं जो आइंदा हमारी कौम की तमन्नाओं का बोझ उठाएंगे। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। एहतशाम रहमान के नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।